नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से ठीक 14 दिन पहले बंगाल जाएंगे राकेश टिकैत और महापंचायत को करेंगे संबोधित। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरजेडी शिवसेना के बाद अब ममता को मिला एनसीपी और जेएमएम का भी साथ। बोली कितनी भी फोर्स भेज दे मोदी, जीत तो ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की ही होगी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल में गोली मारो के नारे पर भाजपा वर्करों जेल भेजने वाले पूर्व आईपीएस अफसर लड़ेंगे चुनाव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बंगाल के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चुनाव से ठीक 14 दिन पहले बंगाल जाएंगे राकेश टिकैत, महापंचायत को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान आंदोलन को तेज करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का दौरा करने की घोषणा की है। टिकैत ने कहा कि वह चुनाव से सिर्फ 14 दिन पहले यानी 13 मार्च को बंगाल जाएंगे और वहां आयोजित एक महापंचायत में शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह चुनाव वाले राज्यों के लोगों से किसान विरोधी और गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी को सबक सिखाने की अपील करेगी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, बलबीर सिंह राजेवाल जैसे अन्य किसान नेता भी 12 मार्च को इस महापंचायत में शामिल होंगे, जबकि टिकैत 13 मार्च को इसे संबोधित करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी शिवसेना के बाद ममता को मिला एनसीपी जेएमएम का भी साथ। बोली कितनी भी फोर्स भेज दें मोदी, जीत टीएमसी की। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने 291 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस चुनाव में भाजपा को हराने के लिए अधिकांश विपक्षी दलों ने तृणमूल को समर्थन देने का ऐलान किया है। राजद, शिवसेना, समाजवादी पार्टी के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा और एनसीपी ने भी तृणमूल कांग्रेस का साथ देने की घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने के दौरान ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने के अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी फोर्स बंगाल में भेज दें, लेकिन जीत तृणमूल कांग्रेस की ही होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में चाहे 8 चरण में चुनाव हो या फिर 294 चरण में, लेकिन वो हमसे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में 120 रैली ही क्यों न कर लें, लेकिन हम भी पूरे दमखम से अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम किसी भी धर्म विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। मैं 9 मार्च को नंदीग्राम जा रही हूं और 10 मार्च को मैं हल्दिया में अपना नामांकन दाखिल करूंगी। ममता बनर्जी के नंदीग्राम में चुनाव लड़ने की घोषणा पर भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो ने कहा कि हम ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी वहां से लड़ेंगे तो वे ममता बनर्जी को हराएंगे। ममता बनर्जी कई सालों से भवानीपुर सीट से जीत रही थी, उन्होंने वह सीट छोड़ दी है। उन्हें मालूम है इस सीट से लड़ने से उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। ममता ने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए कहा कि मुझे लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही बंगाल के विकास के लिए काम कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पिछले 10 सालों में काफी मेहनत की है, हम कोरोना और अम्फान जैसी चुनौतियों से भी निपटने में सफल रहे हैं। इस दौरान ममता ने तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतने का वादा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार सत्ता में आने के बाद हम राज्य में विधान परिषद का गठन कराएंगे, ताकि वहां वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को बैठाया जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में गोली मारो के नारे पर बीजेपी वर्करों को जेल भेजने वाले पूर्व आईपीएस लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की रैली के दौरान गोली मारो का नारा लगने पर पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने वाले पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर ने राजनीति में अपनी नई पारी शुरू करने का ऐलान किया है। चंदन नगर के पूर्व पुलिस आयुक्त रहे कबीर ने इन बीजेपी वर्करों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। अब वह तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हुमायूं कबीर डेबरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कबीर ने पिछले माह के आखिरी में टीएमसी का दामन थामा था। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 291 पर पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की। बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव होने हैं, जबकि नतीजे 2 मई को आएंगे। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी भवानीपुर की बजाय इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, 3 बंगाली हस्तियों ने थामा टीएमसी का दामन, ममता ने बीजेपी को भी दिया झटका। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी। उससे पहले हस्तियों का राजनीति ज्वाइन करने और राजनेताओं का पाला बदलने का सिलसिला जारी है। आज यानी गुरुवार को 3 बंगाली हस्तियों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। उत्तर 24 परगना तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवराज चक्रवर्ती की पत्नी और गायिका अदिति मुंशी ने सांसद सौगता राय की मौजूदगी में कोलकाता में पार्टी मुख्यालय में टीएमसी ज्वाइन की। इससे पहले आज अभिनेता और फिल्म निर्देशक
धीरज पंडित और अभिनेता सुभद्रा मुखर्जी ने भी टीएमसी में शामिल हुए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नेता उषा चौधरी ने भी अपना सियासी पत्ता बदल लिया। उन्होंने भगवा झंडा का साथ छोड़ ममता बनर्जी के साथ काम करने का फैसला लिया। इससे पहले भाजपा ने बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को कई झटके दिए। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी जैसे टीएमसी के कई मंत्रियों, विधायकों और सांसदों ने भाजपा का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 27 मार्च से शुरू होंगे। राज्य में इस साल 8 चरण के विधानसभा चुनाव होने हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दीदी वर्सेस ऑल, पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी शिवसेना, ममता बनर्जी को देगी समर्थन। जी हां दोस्तों, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही सियासी रणनीति तैयार होने लगी है। इन 5 राज्यों में सबसे नजदीकी मुकाबला पश्चिम बंगाल में माना जा रहा है, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के लिए यह चुनौती निश्चित रूप से कड़ी मानी जा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जंग में उन्हें अपने पूरे समर्थन की अपील की है। एक समय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की अहम सदस्य रही शिवसेना का भी इसी मामले में बयान सामने आया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतारने और ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान किया है। एक समय शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और शिवसेना ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से बीजेपी से इतर उसके नए साथी बन गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, बोले यूपी में कानून नहीं, खुद को असुरक्षित महसूस कर रही बेटियां। जी हां दोस्तों, झांसी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मामले में विफल ठहराया। कहा कि योगी सरकार के समय में बेटियां सबसे असुरक्षित महसूस कर रही हैं। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही, उससे यूपी की जनता, खास तौर से महिलाएं एवं बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं एवं बेटियों पर अत्याचार बढ़े हैं। पुलिस भ्रष्टाचार में डूबी है। सरकार के इशारे पर राजनीतिक मुकदमे लादे जा रहे हैं। सदन के भीतर सरकार अपनी गरिमा खो चुकी है। सदन के भीतर सरकार की भाषा बदल गई है। इससे मालूम चलता है कि अब सरकार जाने वाली है। लोकतंत्र में ठोक दो की भाषा नहीं हो सकती। संस्थाओं को खत्म करने का काम इससे पहले कभी नहीं हुआ। सरकार को विपक्ष की कोई परवाह नहीं। बुंदेलखंड के किसानों के साथ सरकार ने धोखेबाजी की। झांसी, महोबा, ललितपुर के किसान लगातार आत्महत्या कर रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। सरकार ने कर्ज माफी का वादा किया था, वह भी पूरा नहीं किया। जनता सरकार से ऊब चुकी है। आने वाले चुनाव में वह इसे हटाने का काम करेगी। अखिलेश ने हाथरस कांड में सपा कार्यकर्ता के नाम आने को नकारते हुए इसे भाजपा आईटी सेल के साजिश बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस गांव में यह घटना हुई, वहां हमारी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं है। सरकार सदन में गलत यानी बयानी कर रही है। उसके आईटी सेल कार्यकर्ता सपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में इस तरह से जमीन पर मजबूत होगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी इस रणनीति पर कर रही हैं काम। जी हां दोस्तों, राजीव गांधी ने ग्राम कांग्रेस का सपना देखा था। इसके जरिए वे ग्रामीण भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत करना चाहते थे। अपने पिता के इसी सपने को पूरा करते हुए प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा खड़ा करना चाहती हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संगठन को गाँव, न्याय पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर मजबूत करने की गंभीर कोशिशें हो रही हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि वह मतदाताओं में गैर भाजपाई विचारधारा के लोगों को अपने साथ जोड़े और एक मजबूत विपक्ष बनकर खड़ी हो। कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं से पार्टी के निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी कांग्रेस की बड़ी समस्या थी। इसका नतीजा होता था कि ऊपर लिए गए फैसले और नीतियां निचले स्तर तक नहीं पहुंचती थीं। मनमोहन सिंह सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में जनता के लिए काफी अच्छे काम किए, लेकिन इन योजनाओं को भाजपा की तरह निचले स्तर तक पहुंचाने का तंत्र गायब था। इसका परिणाम हुआ कि मनमोहन सरकार के अच्छे काम निचले स्तर तक नहीं पहुंचे, जबकि भाजपा और अन्य दलों का विरोध ज्यादा जोर शोर से सुनाई पड़ा। इससे जनता में कांग्रेस के प्रति मोह भंग हुआ और जो यूपीए के 5 साल पहले 2009 में बहुमत पाकर सत्ता में आई थी, लेकिन अगले ही चुनाव में बुरी तरह पिछड़ गई, खुद कांग्रेस 44 पर सिमट कर रह गई। लेकिन कांग्रेस ने अब अपनी इसी कमी को महसूस किया है और पार्टी को निचले स्तर पर मजबूत करने का काम शुरू किया है। प्रियंका ने किया ये बदलाव। प्रियंका गांधी के विशेष सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अमर उजाला से कहा कि कांग्रेस इस बात को बखूबी समझ रही है कि गांव, पंचायत और ब्लॉक जैसे सबसे निचले स्तर पर मजबूत हुए बिना पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। प्रियंका ने जब उत्तर प्रदेश संगठन का काम संभाला तो उन्होंने सबसे पहले प्रदेश के हर जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यह समझने की कोशिश की कि पार्टी से किस स्तर पर चूक हो रही है और पार्टी किस तरह दोबारा अपनी जमीन वापस पा सकती है।
सबसे राय लेने के बाद ग्राम स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर काम किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने लगातार दौरा किया, निचले स्तर पर बैठकें की और किसान महापंचायतों के जरिए लोगों को साधने की कोशिश की। मार्च महीने में अब यही कोशिशें पूर्वी उत्तर प्रदेश में की जाएंगी। इसका पंचायत चुनावों के साथ साथ 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लाभ मिलेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।